अस्सलाम वालेकुम। यूरोपियन यूनियन 27 ममालिक पर मुश्तमिल एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें शामिल तमाम यूरोपीय ममालिक एक ऐसी सिंगल मार्केट का हिस्सा हैं जिसमें अशिया, पैसे, इंसान और दीगर रिसोर्सेज फ्रीली मूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन क्या है, ये किस तरह से वजूद में आई और इसी के साथ साथ हम इसकी ऑर्गन और स्ट्रक्चर का जायज़ा लेंगे। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल व्हाट्स न्यू को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। यूरोपियन यूनियन की इब्तिदा वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद यूरोप को खुशहाल और पुरअमन बनाने के लिए हुई। 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई जिसमें 6 ममालिक ने शिरकत की। इन ममालिक में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के ममालिक शामिल थे। इस मुआहदे के तहत एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई जिसका मकसद यूरोप में इन 6 ममालिक के दरमियान कोयले और स्टील की एक मुश्तरका मंडी कायम करना था। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ रोम के नाम से याद किया जाता है, जिसका मकसद इन 6 मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान एक मुश्तरका एटॉमिक एनर्जी और एक मुश्तरका मंडी कायम करना था। 1962 में कॉमन एग्रीकल्चर कम्युनिटी बनाई गई जिसका अगेन मकसद यही था कि यूरोप में इन ममालिक के दरमियान मार्केट स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और फ्री ट्रेड को कायम करना था। 1 जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने इस यूरोपियन कम्युनिटी में शमूलियत इख्तियार की। ये इस कम्युनिटी की एनलार्जमेंट का पहला बड़ा मौका था। 1979 में पहली मरतबा यूरोपियन पार्लियामेंट में इलेक्शंस का इनेकाद हुआ जिसका मकसद यूरोपियन यूनियन में बराह रास्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का आना और पूरे यूरोप के लिए एक मुश्तरका लेजिस्लेशन कायम करना है। 1981 में यूनान और 1986 में पुर्तगाल ने इस यूरोपियन कम्युनिटी में शमूलियत इख्तियार की। 1986 में सिंगल यूरोपियन एक्ट मुतारिफ करवाया गया जिसके तहत अब रुकने ममालिक के सिटीजन्स एक जगह से दूसरी जगह पर यूरोपियन कम्युनिटी के ममालिक में आ जा सकेंगे और इसी के साथ साथ वो अब करेंसी और अशिया का तबादला भी फ्रीली कर सकेंगे। 1993 में maastricht मुआहदा साइन किया गया जिसके तहत अब यूरोपियन कम्युनिटी यूरोपियन यूनियन बन गई और साथ में एक इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई जिसके तहत यूरोपियन यूनियन की एक मुश्तरका करेंसी यूरो मुतारिफ करवाया गया। इसी के साथ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, जस्टिस एंड होम अफेयर पॉलिसीज़ तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बनाई गई। यूरोपियन यूनियन के मकासद में शामिल तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं उनके लिए एक मुश्तरका इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना, उनकी एक मुश्तरका गवर्नेंस और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना, उनके लिए उन ममालिक के लिए एक जस्टिस और होम अफेयर्स की पॉलिसी बनाना और साथ में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कायम रखना यूरोपियन यूनियन का एक अहम मकसद है। आइए अब इसके स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स को जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन किन इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनी है और ये किस तरह से काम करती है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में सबसे पहले द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तमाम रुकन ममालिक की हुकूमतों को नुमाइंदगी दी गई है। काउंसिल यूरोपियन यूनियन के बड़े पॉलिसी फैसलों पर मुतफिका तौर पर अपनी राय देती है और इसके साथ साथ इसमें शामिल तमाम 27 ममालिक के मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। दोस्तों, इनका फंक्शन ये है कि ये यूरोपियन पार्लियामेंट से आने वाली तमाम लेजिस्लेशन की मंजूरी देते हैं। चार्ल्स माइकल इसका मौजूदा प्रेसिडेंट है। इसके बाद यूरोपियन कमीशन आती है। यूरोपियन कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर के ऊपर काम करती है। इसमें भी तमाम ममालिक को रुकनीयत दी गई है। कमीशन में मेंबर्स की तादाद 33 है। ये दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस कायम करता है। ये बॉडी
यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट और यूरोपियन कोर्ट को जवाबदेह है। इसी के साथ साथ ये यूरोपियन यूनियन के बजट को भी तश्कील देते हैं, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट से पास होना होता है। यूरोपियन कमीशन की मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम उर्सुला वैन डर लेन है। इसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट आती है। यूरोपियन पार्लियामेंट में 750 के करीब मेंबर्स शामिल होते हैं। इन मेंबर्स का इंतखाब डायरेक्टली किया जाता है, जो कि अपनी अपनी कंट्री से डायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं। इन यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस का काम पूरे यूरोपियन यूनियन के ममालिक के लिए एक यकसां लेजिस्लेशन करना है। यूरोपियन पार्लियामेंट में रुकन ममालिक को उनकी आबादी के तनासुब से सीट अलॉट की गई हैं। इन मेंबरान के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन ले, बल्कि ये पार्लियामेंट में मौजूद डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि लेफ्ट विंग से राइट विंग की करैक्टरिस्टिक्स को होल्ड किए होते हैं। पार्लियामान अपने रुकन में से ही अपने प्रेसिडेंट का इंतखाब करती है और इसके मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम रोबर्टा मेत्सोला है। यूरोपियन पार्लियामेंट के पास एक लेजिस्लेशन की पावर्स तो हैं ही, इसी के साथ साथ उनके पास बजट को अप्रूव करने की पावर्स भी मौजूद हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन के दीगर अदारों की अकाउंटेबिलिटी भी इसके जिम्मे है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन यूरोपियन यूनियन का कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इस कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस काम करते हैं। दोस्तों, इस कोर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके फ्राइज में यूरोपियन यूनियन में होने वाले मुआहिदों की तशरीह, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन का रिव्यू और डिस्प्यूट्स का हल करना है। तमाम रुकने ममालिक के लिए इसकी रूलिंग्स बाइंडिंग है और अगर कोई रुकने ममालिक इसकी रूलिंग को नहीं मानता तो उसको फाइन लगाया जाता है। इस कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करने वाले जजेस की तैनाती को रुकने ममालिक की मुशावरत के साथ तैनात किया जाता है। इसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी आती है। ये एक मुशावरती इदारा है जो कि यूरोपियन यूनियन के दीगर इदारों को जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कमीशन को सोशल और इकोनॉमिक हवालों से मशवरे देता है। इसके मेंबरान को कौंसल 4 साल के लिए अपॉइंट करती है। इसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक आता है। ये पूरी यूनियन के लिए एक मुश्तरका बैंक की हैसियत से काम करता है। इसका काम यूरो करेंसी का इजरा करना है और इसी के साथ साथ ये रुकन ममालिक को कर्ज फराहम करता है और साथ में यूरोपियन यूनियन के ममालिक की मुआशी हालात का जायज़ा लेता है। यूरोपियन यूनियन में शामिल 26 ममालिक ऐसे हैं जहां यूरोपियन यूनियन के शहरी बग़ैर वीज़ा के एंट्री हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस एरिए को शेंगन एरिया कहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के 20 ममालिक में यूरो एज आ करेंसी यूज़ की जाती है, जिसे यूरोजोन कहा जाता है। इस यूरोजोन में एस्टोनिया, साइप्रस, क्रोएशिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, लाटविया, इटली, पोर्चुगल, नेदरलैंड, माल्टा, स्पेन, स्लोवानिया और स्लोवाकिया के ममालिक शामिल हैं। आइए अब यूरोपियन यूनियन के चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म को डिस्कस करते हैं। 31 जनवरी 2020 को ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ। इसके अलावा माइग्रेशन यूरोपियन यूनियन को एक दूसरा बड़ा चैलेंज है। अफ्रीका और एशिया के ममालिक से यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ पनाह लेने के लिए और रहने के लिए और रोज़गार तलाश करने के लिए आते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ में यूरोपियन यूनियन में कुछ ममालिक काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं और कुछ ममालिक काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें अमीर ममालिक काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और ऐसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ यूरोपियन यूनियन के लिए एक चैलेंज है। इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज, बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी भी यूरोपियन यूनियन के लिए एक अहम चैलेंज है और यूरोपियन यूनियन स्पेशली यूरोप और जनरली दुनिया भर से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। डेमोक्रेटिक डेफिसिट यानी यूरोपियन कमीशन के अंदर जो कमिश्नर्स हायर किए जाते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं वो
ڈیموکریٹیکلی الیکٹ ہو کر نہیں آتے بلکہ ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے یورپین یونین کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ کمپلیکس بیوروکریٹک سٹرکچر آف یورپین یونین، اس کے اوپر کافی زیادہ یورپین یونین کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی بیوروکریٹک نظام کی وجہ سے یورپین یونین کو اپنی پالیسیز کو بنانے اور اس کو امپلیمنٹ کروانے میں خاصا وقت اور پیسہ درکار ہوتا ہے۔ یورپین یونین کے اسٹرکچر کے اندر لیک آف ٹرانسپیرنسی کو لے کر بھی یورپین یونین کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ساتھ میں انسٹیٹیوشنل انکیپیسٹیز کو لے کر یورپین یونین کی اس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں یورپین یونین کو اس بات پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہ رکن ممالک کے سوورینٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر یورپین یونین کی ریفیوجی پالیسی، جو کہ ریفیوجیز کو رکن ممالک کے درمیان ایکول ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، اس کے تحت یورپین یونین اس بات کو نظر انداز کرتی ہے کہ ایک پارٹیکولر ملک کی سوورینٹی اس یورپین یونین کی پالیسی کی وجہ سے چیلنج ہو رہی ہے۔ دوستو، اب ہم پاکستان کے ساتھ یورپین یونین کے ریلیشنز کا اوور ویو کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت یورپ پاکستان کو جرنلائز سسٹم آف پریفرنس یعنی GSP+ سٹیٹس مہیا کرتا ہے، جس کے تحت پاکستان اپنی اشیاء بغیر ٹیکس کے یورپ تک پہنچا سکتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ پاکستان میں ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے بھی یورپ وقتاً فوقتاً یورپین یونین سرمایہ کاری کرتی رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگز میں ہیومن رائٹس، کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس، افغان پیس پروسیس، کاؤنٹر ٹیررزم کارپوریشن بھی یورپین یونین اور پاکستان کی ایک مشترکہ پالیسی کا مین پوائنٹ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ شکریہ۔